किसका होगा राज तिलक? आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश 5 प्रदेशों के चुनाव पर। हमारी ये विशेष पेशकश इस वक्त चल रही है और अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें जरा दिखाते हैं जो दिग्गज पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों पर वोटिंग के लिए जो दिग्गज पहुंचे हैं मैदान में। सबसे पहले ये तस्वीरें हैं राजनाथ सिंह की तस्वीर और सैफई में अखिलेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। मायावती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में। रीटा बहुगुणा जोशी हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी दिख रहे हैं और पीएल पुनिया इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। पीएल पुनिया बाराबंकी से वोट डाल रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं एक तरफ अखिलेश यादव का दावा, दूसरी तरफ मायावती का दावा और क्या कह रहे हैं जीत पर दावा ठोकते हुए राजनाथ सिंह। दिलचस्प है, आज दावों का दिन है, तीसरे दौर का मतदान है। तीनों को सुनिए। ये कहा कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए और समाजवादी सरकार बने, उसके लिए मैंने वोट दिया है। सर, शिवपाल जी के काफिले पर हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। कुल हाथ का साथ है तो स्वाभाविक है कि हैंडल के साथ हाथ जुड़ जाए तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। एक नंबर गठबंधन के लिए एक नंबर। मैं ये कह सकता हूँ जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, जंगल राज है, उससे वो तंग आ चुकी है। यहाँ पर अमन चैन शांति का वातावरण चाहती है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी तो जिसको लगभग 3.25 वर्षों तक यहाँ की जनता आजमा चुकी है, जिसने अपने लोकसभा चुनावी जो वायदे हैं उनका 1/4 हिस्सा भी पूरा नहीं किया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको 3 साल के अंदर बीजेपी को आजमा चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को भी अब दोबारा से आजमाने वाली नहीं है, समाजवादी पार्टी को भी आजमाने वाली नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता तो यहाँ पर बीएसपी की ही सरकार बनाने वाली है। उन्होंने पूरा पक्का मन बना चुका। आज चूंकि यहाँ पर मतदान है इसलिए मैं मुद्दों की कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, इतना ही मैं कहूंगा, सभी से अपील करूंगा कि वह आज के दिन वह सभी स्वयं मतदान करें और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें कि लोकतंत्र का यह महापर्व है, इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के जो मुद्दा है वो कितना गरमाएगा? बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के, मोदी को कहा गया कि गोद दिया जाए, यूपी को गोद लिए हुए नेता नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी बस अब 11 मार्च को प्रतीक्षा करो, उस दिन सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो 11 मार्च के लिए प्रतीक्षा कीजिए, ये कह रहे हैं राजनाथ सिंह। 300 सीट का दावा क्या समझ में आ रहा है? जावेद जी, बस देखिए, अगर इनके दावों पर जाएं तो आप तो फिर तो 900 या 1100 की असेंबली होनी चाहिए। लेकिन इस कद्दावर नेता को बीजेपी ने क्यों नहीं इनको प्रोजेक्ट किया यहाँ? किसको? राजनाथ सिंह जी को। ये इतने बड़े कद्दावर नेता हैं यूपी के, एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1.5 साल के लिए, तो इनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? 2 बार तो इनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? नहीं, राजनाथ जी ने तो खुद ही कहा इंटरव्यू में कि क्यों, क्या मैं गृहमंत्री के रूप में बुरा कर रहा हूं क्या जो मुझे वहां प्रोजेक्ट किया? नहीं, नरेंद्र मोदी भी, ये बुरा करने की बात नहीं है, हम तो यूपी के लिए अच्छा चाहते हैं ना। बीजेपी कह रही कि यूपी का उत्थान चाहती है, यूपी का डेवलपमेंट चाहती है, तो एक कद्दावर नेता को था। उनको जो भी वो कहें, लेकिन अंदर अंदर की जो खबर ये है कि राजनाथ सिंह इस बात से हमेशा खौफ खाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको यूपी में डंप कर दिया जाए तो दिल्ली की राजनीति से किनारे कर दिए जाएंगे। आज वो अपने आप को नंबर 2 समझते हैं। हाँ। और अगर यूपी में उनको दे दिया जाता कि कैंपेन चलाओ, हार गई जाती बीजेपी तो उनका करियर खत्म हो जाता, जीत जाते तो यहाँ पे डंप कर दिया जाता। शशि जी, आपकी बात सुनने से पहले धर्मेंद्र यादव से हमारे सहयोगी अहमद अजीम बात कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं।
वहाँ पे पथराव हुआ है, पता नहीं चला? वो पता चला मुझे। हाँ। और वो उसी उम्मीदवार के गांव का शायद मसला है। हाँ। क्योंकि वो उम्मीदवार का छवि भी वैसी है, उसके काम भी वैसे ही, इसलिए हो सकता कोई घटना। बीजेपी के उम्मीदवार है वो? बीजेपी उम्मीदवार का गाँव है। अच्छा, तो क्या कोई घायल नहीं, मुझे सूचना अच्छी नहीं है, घायल की कोई सूचना नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनको लगता है धर्मेंद्र यादव को कि कोई भी झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं है और पार्टी जो है वो जीतेगी। और इस बीच आप देख सकते हैं अखिलेश यादव भी यहाँ पर आ चुके हैं वोट करने के लिए। धर्मेंद्र यादव अभी तो धर्मेंद्र यादव इस जो पत्थरबाजी की पूरी खबर आई जसवंत नगर सीट पर, उसको डाउन प्ले करते हुए उनका कहना है कोई झगड़ा नहीं है, किसी ने किसी वजह से कुछ किया होगा। शशि जी, तीनों के दावे और ये जसवंत नगर सीट पर पत्थर, ये पहला चुनाव है जहां मुझे शब्दों का खोखलापन बड़ी तेजी से दिखाई पड़ा। हाँ। नेताओं ने बार बार अपने बयान बदले, अपनी पोजीशन चेंज की और हर आदमी जिस तरीके से एक घिसी पिटी बात कर रहा है। मैं कल उकता के ये सोच रहा था, अगर मैं खबरों के धंधे में नहीं होता तो मुझे कितनी परेशानी होती कि एक ही तरीके की बातें रोज पढ़ने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। तो नेताओं को ज़रूरी है कि वो अपने एजेंडे पे बात करें और जो सत्ता में है वो अपना एक पेश करें कि उन्होंने क्या किया और क्या बचा हुआ है करने के लिए, ताकि उनको भेजा जा सके। बल्कि वो उल्टा रहा है। एक आइडिया होना चाहिए ये कि आप अपना पिछली बार का मैनिफेस्टो रखिए ऑफ कोर्स और बनाइए 2 विंडो और बताइए कि आपने क्या और बताइए कि पिछले मैनिफेस्टो से आप कहां पर पहुंचे हैं और क्या क्या आपने जो वादा किया है उसमें आप अगर आप किसी नेता से पूछती तो वो ये कहता कि आपने 2 विंडो बोला है, कोई टीवी चैनल का तमाशा नहीं है, भारतीय लोकतंत्र और आप हुक्मरान हैं। भारतीय लोकतंत्र तमाशा तब बनता है जब खोखले शब्दों का इस्तेमाल करके कुर्सी पर बैठने की कोशिश होती है। जब जब लोकतंत्र में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाती है तब तब वो सशक्त होता है। और ये तभी हो सकता है जब पिछली बार का मैनिफेस्टो रखिए, इस बार का रखिए और कहिए कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि जनता ये समझना चाहती है कि कौन उसकी जमीन को बेहतर करेगा। हमारे तमाम सहयोगी ये लगातार अलग अलग सीटों पर किस किस की किस्मत दाव पर है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये बहुत दिलचस्प सीट है, देखिए लखनऊ कैंट। लोग कह रहे हैं अपर्णा यादव का ग्लैमर, फैमिली का ग्लैमर, जेठानी डिंपल यादव ने कैंपेन किया, वो सब काम करेगा या भीतरघात वहां भी हो जाएगा। रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई हैं भाई की तरह, क्या होगा नहीं होगा। ये सीटें हम आपको सारी ही दिखा रहे हैं, लखनऊ मध्य की भी। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका रुख करते हैं क्योंकि हर बूथ की खबर और तस्वीर वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं, बालकृष्ण हमारे साथ हैं, विक्रांत हमारे साथ हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं, रीमा पराशर हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जा सकूं अपने रिपोर्टर्स के पास तो कुमार अभिषेक के पास चलते हैं और कुमार अभिषेक से ये पूछते हैं कि जो तस्वीर वहां पर आ रही है उससे भी पहले जरा हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, क्योंकि हरदोई में कुछ देर पहले आपने दिखाया था बहुत ज्यादा लोग आ नहीं रहे थे वोट डालने के लिए, कुछ बेहतर हुआ क्या? अंजना, कुछ देर के लिए बेहतर हुआ था। जब नरेश अग्रवाल अब से कुछ देर पहले यहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए थे तब कुछ लोग आए थे, फिर से वही बेला है। बिल्कुल बहुत कम लाइन है, 3 बूथ हैं टोटल जिसपे एक पे लाइन है और एक पर लाइन नहीं है। नरेश अग्रवाल आए थे तो लोकल लोग बहुत आए थे, लेकिन वो वोट कास्ट करने नहीं आए थे, अपने नेता के साथ आए थे। हमने नरेश अग्रवाल से ये पूछा कि हरदोई के विकास के लिए क्या एजेंडा है। उन्होंने कहा कि विकास हो रहा है। मैंने पूछा सड़क का क्या है, क्योंकि लखनऊ से हरदोई तक आते हुए मेरी तो कमर टूट गई। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, जब आप अगली बार आएंगे तो आपको ये सड़क बनी हुई नजर आएगी। मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा पावर के साथ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी जीत होने वाली है अगर मैं पावर के साथ रहता हूं। मैंने उनसे ये पूछा कि परिवार की लड़ाई का क्या है, तो उन्होंने कहा कि परिवार में अब कोई लड़ाई नहीं है, असली नेता आप जो है वो अखिलेश यादव हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने बार बार पार्टी क्यों छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछली बार जब पार्टी छोड़ी थी तब उसका कारण अमर सिंह थे और इस बार भी मैं अमर सिंह के रहते हुए पार्टी छोड़ने का मन बना चुका था। ये बात मैंने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को बता दी थी, लेकिन अब जब जिसके कारण से पार्टी छोड़नी थी वही पार्टी में नहीं रहे तो मैं पार्टी क्यों छोड़ के जाऊंगा। तमाम सवालों के हमने उनसे जवाब जानने चाहे, लेकिन जब हमने ये पूछा उनसे कि उनका कब्जा क्यों रहता है तो उन्होंने ये कहा कि हरदोई की जनता के दिलों में वो बैठते हैं। अंजना, लोगों की हो रही है तो ये तस्वीर भी बहुत दिलचस्प है। शादी के लिए दुल्हन जा रही है, वोट डालने भी पहुंच रही हैं। ये भी लोकतंत्र की एक तस्वीर है। दरअसल ऐसी तस्वीरें प्रतीक बन जाती हैं कि महत्वपूर्ण ऐसे दिन पर भी अगर आपके लिए आपका वोट है
तो आपसे ही लोकतंत्र की ताकत है। कम से कम बाकी लोग जो घर में बैठे हैं उनके लिए ये तस्वीरें एक सबक होनी चाहिए। किसका होगा राज तिलक, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गोमती रिवर फ्रंट से हमारी ये विशेष पेशकश एक एक सीट पर आज तक की नजर, और इसीलिए आपको ये बातचीत सुनाते हैं। दरअसल जो लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं उन्हें प्रेरणा मिलेगी, उठ खड़े होंगे। सुनिए। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि लोग वोटिंग के दिन, मतदान के दिन छुट्टी की तरह उसको बिताते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, घर पर रहते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन मतदान करने नहीं आते हैं। लेकिन हमारे साथ हैं कर्नल अजीत सिंह, जो कि आप देख सकते हैं कि व्हीलचेयर पर हैं, कल ही अस्पताल से छूटे हैं और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, वो वोट जरूर देने जाएंगे। जम्मू कश्मीर में घायल हुए थे और उसके बाद से बीमार रहते हैं, कल ही अस्पताल से छूटे, लेकिन आज सीधा मतदान करने आए हैं। सर, आपको देख के बहुत खुशी होती है। क्या आपने कहा, इंसिस्ट किया कि आप ऐसी हालत में, आप हॉस्पिटल से आए हैं, उसके बावजूद आप वोट करने के लिए आए? हाँ, मैं इसलिए आया हूँ वोट करने के लिए कि मैंने रियलाइज किया है कि वोट में ताकत बहुत है। और अगर आज हमारे देश की ये हालत है, जो भी है, मुझे नहीं पता अच्छी है या बुरी है, तो वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो वोट देने नहीं आता, और वो आप जैसा कह रहे थे कि पिक्चर देखने चले जाएंगे। आप युद्ध में घायल हुए थे, टेररिस्ट अटैक में घायल हुए थे, मुझे बताया गया। जी, ये तो सही है। तो बिल्कुल। आप क्या कल ही हॉस्पिटल से छूटे? अरे मैं छूटा कहूँ, मेरी किडनीज पैकअप हो गई हैं और 2-4 दिन के लिए आया हूँ, फिर अंदर चला जाऊंगा। बस ऐसी तमाशा चलता रहेगा। लेकिन देश सर्वोपरि है, देश किडनी से ऊपर है, तो इसलिए वोट कर रहे हैं। इस जज्बे को सलाम, क्योंकि ऐसे ही लोगों से लोकतंत्र की ताकत होती है। और हर वो व्यक्ति जो हल्के में अपने वोट की ताकत को लेता है, उसके लिए ये प्रमाण भी है, गवाह भी है और सबक भी है कि वोट से बड़ा लोकतंत्र में आपका कोई फर्ज नहीं होता है। कम से कम लोकतंत्र में उसका इस्तेमाल करने जरूर निकलिए। रीमा पराशर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लालजी टंडन से आपकी बातचीत हमने सुनी थी। रीमा, कुल मिलाकर कितने आश्वस्त दिख रहे? भीष्म पितामह के रोल में थे कि सारे मेरे ही बेटे लड़ रहे हैं, लेकिन अब यारो बीजेपी के माथे पर भी लग चुका है कि आप भी पिता, पुत्र, बहू, इस सब के फेर में, माया में फंस चुके हैं। बिल्कुल अर्चना, देखिए सबसे दिलचस्प इस बार ये भी बात है बीजेपी के अंदर कि जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रिश्तेदारों के लिए टिकट ना मांगे जाए, उसके बाद जो पहली लिस्ट आती है उसी में तमाम रिश्तेदारों के नाम आते हैं। और इस बार नेताओं ने जो एक नई सीख दी वो लोगों को, वो ये थी कि रिश्तेदारों को टिकट जरूर दिलवाया, बेटा बेटियों को, लेकिन जब प्रचार की बारी आई तो उन्होंने कहा कि प्रचार करने हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने बलबूते पर जीतेगा, अपने दम पर जीतेगा। राजनाथ सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया और लालजी टंडन से भी जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा तो अपने दम पर ही जीत जाएगा, हम तो प्रचार करने के लिए उनका एक बार गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज दिलचस्प दिखी। लेकिन इस वक्त हम बता दें कि जिस पोलिंग बूथ पर हम हैं अंजना, वहां पर उमा भारती, बीजेपी की नेता और केंद्र में मंत्री, वो यहाँ पर जरूर अपना वोट देने के लिए आई हुई है और इसके बाद प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर निकलेंगी। कई सारे बयानों को लेकर उमा भारती भी इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में रही और जब हमने उनसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में पूछा तो उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। तो कहीं ना कहीं जो हम बात शुरुआत से लेकर अब तक कर रहे थे कि बीजेपी विकास का नारा जरूर दे रही है, लेकिन कई एक पूरी फौज लोगों की और नेताओं की ऐसी भी उन्होंने खड़ी की हुई है पार्टी में जो कि विकास से हटकर वो सब दबे हुए मुद्दों को जरूर चुनाव में उठाते हैं, जो कि बिल्कुल रीमा, जल्दी से आप दोनों से कंक्लूडिंग रिमार्क। उमा भारती और उनके बयान भी बहुत सारे आए अलग थलग, लेकिन कुल मिलाकर यूपी की बड़ी तस्वीर तीसरे फेज में। जल्दी से घूम फिर के उमा भारती के पास यही बचता है, या तो हिंदुत्व की बात करते हैं या फिर पर्सनल अटैक्स करती हैं। बात विकास की सिर्फ कागज पे रह जाती है। तो और उनकी तरफ से देखिए, जहां तक यूपी का सवाल है, सब जानते हैं कि वो यूपी की नेता नहीं है और आज उनकी जो पॉलिटिकल वर्थ थी, जो भगवा वस्त्र धारण करे हुए हैं वो, और जिसकी वजह से वो हिंदुत्व के नाम पे वोट की अपील करती थी, अयोध्या के नाम पे, वो अब इशू खत्म हो चुका है। देखिए, अभी तक किसी को बढ़त नहीं, कोई नया ट्रेंड नहीं, किसी के फेवर में वेव नहीं दिखाई दे रही। ये थर्ड फेज का नहायत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत जो अगर समाजवादी पार्टी पिछली बार 55 सीट जीती थी 69 में से, अगर उतनी नहीं भी, उसका आधा भी जीत लेती है या 35 सीटें, तो कम से कम रेस में रहेंगे, रेस में रहेंगे, तब कम से कम रेस में रहेंगे। इसी के साथ विशेष पेशकश में इतना ही गोमती रिवर फ्रंट से। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि आज
समाजवादी पार्टी के गढ़ में वोटिंग हो रही है, जहां पर बगावती तेवर भी पिछले दिनों दिखे हैं। यहां पर अगर संभल पाता है तो संभल जाएगा, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा, और उनका खेल बिगड़ना मतलब किसका फायदा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर आप इन सीटों पर है, वोट डालने जरूर जाइए। देखते रहिए आज तक।